मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी काम होता है वो नीट के पेपर को क्वालिफाई करना होता है। दूसरा जो काम होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग प्रोसीजर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी जितना आप नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं और नीट का पेपर देते हैं। क्योंकि अगर आपको काउंसलिंग प्रोसीजर समझ में नहीं आया तो आपको हो सकता है कोई कॉलेज ही ना मिले या फिर अच्छा कॉलेज ना मिले। तो आज मैं आपको बताऊंगी उत्तर प्रदेश में जो नीट काउंसलिंग का प्रोसीजर है उसके बारे में फुल डिटेल बताऊंगी। एंड तक देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रोसेस को समझना और इतनी क्लियर कट वे में मैंने आपको समझाया है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं मेडिकल कॉलेज में तो आप किस तरह से क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। दूसरा मैं बताऊंगी रिज़र्वेशन, कौन कौन सा रिज़र्वेशन है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, रेजिग्नेशन कैसे देते हैं, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, कितने कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट है, BDS है, डेंटल है, सारे कॉलेजेस के बारे में बताऊंगी। और साथ ही साथ बॉन्ड जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस चीज़ के लिए डिस्कस करने के लिए कि सर्विस बॉन्ड आपको चाहिए या नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में मैं बॉन्ड कितना है ये भी बताऊंगी, अमाउंट कितना है ये भी बताऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अफसाना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एयर ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी उत्तर प्रदेश का काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले तो आपको नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। आपका जो मिनिमम मार्क्स है उसके रेंज में आना चाहिए, ठीक है। मिनिमम परसेंटाइल आपका होना चाहिए, तभी आप नीट क्वालिफाइड कहलाते हैं, तब आप यहाँ ले सकते हैं एडमिशन। दूसरा है आपको यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि स्टेट डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। 10+2 आपने नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप डोमिसाइल रहने चाहिए, ठीक है। अगर आपने 10+2 नहीं किया है तो बस एक चीज़ एडिशन हो जाती है, वो है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है अगर आपने उस स्टेट से यानी यूपी से 10+2 नहीं किया है तो। अगर आप यहाँ के डोमिसाइल हैं और 10+2 भी किया है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ एक और पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो प्राइवेट और माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनमें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ डोमिसाइल होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट कॉलेज और माइनॉरिटी कॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है रिजर्वेशन के बारे में। तो कौन कौन सा रिजर्वेशन होता है वो देख लेते हैं। तो दो तरह का रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में देखिएगा तो वुमेन है 20%, PH कैटेगरी 5%, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 2%, उसके अलावा है एक्स डिफेंस या एक्स आर्मी भी कहते हैं 2%, और उसके अलावा है NCC है जिसमें B ग्रेडिंग की सर्टिफिकेट होना चाहिए और C सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, 1% कोटा है। वर्टिकल में आपको पता ही है ST कैटेगरी है जो कि सिर्फ 2% है, उसके अलावा SC कैटेगरी है 21%, OBC 27%, EWS 10% और जो रेस्ट है वो है जनरल के लिए या ओपन कोटा है। तो ये है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैटेगरी। हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया अगर वुमेन है तो वुमेन का भी ST कैटेगरी होगा, SC कैटेगरी होगा, OBC कैटेगरी होगा, EWS होगा या जनरल होगा। उसी तरह से PH में भी होगा, फ्रीडम फाइटर में भी होगा, एक्स आर्मी में भी होगा और NCC में भी होगा, ओके। तो उसी हिसाब से आपको कोटा मिलता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्पेशल केस के बारे में। तो एक्चुअली में अंबेडकर नगर, कन्नौज, जलाऊं और सहारनपुर, इनमें थोड़ा सा स्पेशल कोटा है। जैसे कि कुछ कोटा में ज़्यादा सीट्स हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी को 62 सीट्स मिलती है और ऑल इंडिया से 2 सीट्स मिलती है, टोटल 64 सीट। और ST कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति को 5 सीट्स मिलती है गवर्नमेंट कोटा में, और ऑल इंडिया कोटा में 1 सीट मिलती है, तो टोटल 6 सीट्स होता है इन 4 मेडिकल कॉलेजेस में। और अनपिछड़ा वर्ग यानी कि OBC कैटेगरी को गवर्नमेंट कोटा में 11 सीट्स मिलती है, जबकि ऑल इंडिया में 4 सीट मिलता है, यानी कि टोटल 15 सीट्स। उसके अलावा जो अनारक्षित हैं यानी अनरिजर्व कैटेगरी, तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपको गवर्नमेंट कोटा 7 होता है, ऑल इंडिया कोटा 8 सीट है, टोटल मिला के 15 सीट है। तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ इन चारों कॉलेजेस में जो SC ST का है थोड़ा सीट ज़्यादा है, ठीक है, अदर कॉलेजेस के मुकाबले में। तो सिर्फ ये चार कॉलेजेस हैं जिनमें ऐसा होता है, बाकी में ऐसा नहीं होता है।
अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो इसका जो पॉइंट्स है वो आप समझ लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना होता है। उसके अलावा जो है वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, फिर रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करनी होती है। उसके अलावा उसमें सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना होता है और उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेबसाइट्स। तो वेबसाइट तो आपको पता है upneet.gov.in है, आप जा कर के चेक कर लीजिएगा। इसमें जो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या करना होता है, आपको नीट यूजी का रोल नंबर डालना होगा, एप्लीकेशन डालना होगा, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को याद रखिएगा क्योंकि चॉइस फिलिंग के दौरान आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से आपको पासवर्ड को याद रखना ज़रूरी होगा। पासवर्ड आप कहीं पर लिख लीजिएगा। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, जो कि नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है। तो राउंड 1 और राउंड 2 के लिए सिर्फ 2000 रुपीज़ लगता है। ठीक है, अगर आपने राउंड 1 में 2000 दे दिया है तो वो राउंड 2 के लिए भी हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग को जाना होता है राउंड 3 या राउंड 2 में नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो नया रजिस्ट्रेशन राउंड 2 में अगर आप कीजिएगा तो 2000 रुपीज़ लगेगा और राउंड 3 में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा तो 1000 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो रिसिप्ट है उसको डाउनलोड करना है और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको भी डाउनलोड करना है। उसमें ऑप्शन आता है डाउनलोड करने का, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी अमाउंट की। तो सिक्योरिटी अमाउंट आप देखिएगा, तो सिक्योरिटी अमाउंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए 30,000 रुपीज़ है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए 2 लाख रुपीज़ है और प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख रुपीज़ है और प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट अगर दोनों का अगर आप भरते हैं तो 2 लाख रुपीज़ आपको लगेगा और इसका भी जो रिसिप्ट है आपको डाउनलोड करके रखना है। नेक्स्ट हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आप सबमिट करेंगे तभी आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप सोचेंगे कि सिक्योरिटी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, अभी नहीं सबमिट करते हैं, तो आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल होंगे ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। किसी भी राउंड में सीट अगर अलॉट होता है तो सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो रिफ़ंड कर दिया जाता है लास्ट में। ये मत सोचिएगा कि सिक्योरिटी अमाउंट भी चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको रिफ़ंड मिल जाता है उसका बाद में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जब सीट अलॉट नहीं होता है तब भी आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। सिर्फ आपका जो नॉन रिफ़ंडेबल फ़ीस होता है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है, जो कि 2000 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ होता है। तो अगर आपको सीट अलॉट हुआ है पर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता है और ये आपको यूपी नीट पे ही मिल जाएगा। और उसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, नोडल सेंटर चूज़ करना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपका जो नज़दीकी कॉलेज है, जो आपके शहर से नज़दीक पड़ रहा है, उसको आप नोडल सेंटर चूज़ कर सकते हैं। इसका रीज़न मैं बता देती हूँ, क्योंकि जब मैं रिज़ाइन आपको बताऊँगी तो वहाँ पर आप देखिएगा कि नोडल सेंटर में अगर आप रिज़ाइन देना चाहते हैं तो नोडल सेंटर में जाकर रिज़ाइन देना पड़ता है, इसीलिए आप अपने करीबी का नोडल सेंटर चूज़ कीजिएगा। अब हम लोग नोडल सेंटर का देख लेते हैं लिस्ट। तो नोडल सेंटर में देखिएगा कि KGMU है, उसके बाद राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ है, GSVM है, SN मेडिकल कॉलेज आगरा है, LLRM मेरठ है, MLB मेडिकल कॉलेज झांसी है, PRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर है, उसके बाद है MLN मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, उसके बाद है UPUMS सैफई इटावा, उसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर, मेडिकल कॉलेज कन्नौज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांडा। उसके अलावा है जिम्स ग्रेटर नोएडा में। 16 नोडल सेंटर्स हैं जिसको आपको चूज़ करना होता है, आप अपने नज़दीकी नोडल सेंटर को चूज़ कीजिएगा। ओके, अब लोग नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की। तो डॉक्यूमेंट में आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली में रिजर्वेशन सर्टिफिकेट में आप देखिएगा तो OBC का, EWS, SC ST, NCC, PWD, फ्रीडम फाइटर और एक्स आर्मी, इन सब का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपको बनाना होता है। तो इसमें कुछ नोट डाउन करने वाली बात यह है कि OBC EWS सर्टिफिकेट जो होता है वो 1 अप्रैल के बाद का ही वैलिड होता है। जैसे कि ये तो पिछले साल का है ना, अभी इसका प्रॉस्पेक्टस नहीं आया है, इसी वजह से ये लास्ट ईयर का ही है। तो सारी चीज़ें सेम होती है, कुछ चीज़ें चेंज होगी, जैसे डेट वगैरह में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है।
तो यहाँ पर जैसे कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल का, तो हो सकता है इस बार थोड़ा चेंज हो जाए, उसके बाद आपको बनाना हो, लेकिन 1 अप्रैल के बाद से चल जाता है। उसके अलावा जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज हैं एक्सेप्ट एनसीसी और पीडब्ल्यूडी, इन सब का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो यूपी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट के अनुसार आपका होना चाहिए, और ये यूपी स्टेट के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उन्हीं के द्वारा होना चाहिए, उन्हीं के द्वारा इशू होना चाहिए। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनवाया है तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको नया स्टेट कोटा के लिए ही बनाना पड़ेगा। पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो होता है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही वैलिड होगा, जो फॉर्मेट आपका दिया रहेगा उसी फॉर्मेट में। उसके अलावा एनसीसी का मैंने पहले भी बताया कि जो एनसीसी का सर्टिफिकेट आपका सी सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसमें कम से कम बी ग्रेडिंग होनी चाहिए। तो ये सारा रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। अब हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो काउंसलिंग प्रोसेस में आप देखिएगा कि जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपने फ़ीस भर दिया, उसके बाद आता है मेरिट लिस्ट। आपका मेरिट लिस्ट शो होगा वेबसाइट पे ही upnit.gov.in पे ही आपका मेरिट लिस्ट आएगा। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग का डेटा आएगा, तो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करना होगा। तो यहाँ पर आप कुछ एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बताऊँगी, फिर फॉर फीचर कब हो जाता है सिक्योरिटी अमाउंट का, उसके बाद अपग्रेडेशन का जो रूल है उसके बारे में मैं बताऊँगी, और उसके बाद लास्ट में आता है अलॉटमेंट लेटर। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के बाद फिर सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है, और उसके बाद आपके पास अलॉटमेंट लेटर आता है अगर आपको अलॉट कर दिया जाता है तब। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं चॉइस फिलिंग, क्योंकि मेरिट लिस्ट तो आ गया, उसमें तो कुछ समझाना नहीं है, वो तो ऑफिशियली आएगा। तो चॉइस फिलिंग जो कि आपको करने का है, चॉइस फिलिंग में क्या क्या करना होगा। तो चॉइस फिलिंग ऑनलाइन होगा, ये जान लीजिए कि हर चीज़ ऑनलाइन ही होता है, सिर्फ रेजिग्नेशन आपको जा करके देना होता है, वो मैं आगे जाके बताऊँगी। तो चॉइस फिलिंग ऑनलाइन होता है इसी वेबसाइट पर। दूसरा पॉइंट है जिसको मैंने स्टार मार्क किया है वो है सिक्वेंशियल प्रेफरेंस, और तीसरा पॉइंट है लॉकिंग का। तो लॉकिंग जो होती है ना वो मस्ट होती है, अगर आपने लॉक नहीं किया है चॉइस फिल करके तो आपका कैंसिल हो जाएगा, आपने जो भी चॉइस फिल किया था वो सब कैंसिल हो जाएगा, तो लॉकिंग मस्ट होता है। लेकिन अब हम लोग सिक्वेंशियल प्रेफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली सिक्वेंशियल प्रेफरेंस को मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे कि आपको भरना है कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपको इस तरह से सीक्वेंस में भरना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल से समझाया है, जैसे पहले मैंने KGMU डाला, एम्स रायबरेली डाला, एम्स गुवाहाटी, डॉक्टर RML डाला, उसके बाद LLRM डाला। तो जिस सीक्वेंस में आपको चाहिए, जिसको आपको पहली प्रायोरिटी में रखना है वो आप पहले नंबर पे रखेंगे, अगर आपको दूसरी प्रायोरिटी में रखना है तो वो दूसरे नंबर पे रखेंगे, तीसरे में आपको एम्स गुवाहाटी चाहिए तो आप तीसरे नंबर पे एम्स गुवाहाटी रखेंगे, चौथे नंबर पे अगर आपको RML चाहिए तो आप RML रखेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि कुछ भी भर दिया, सारे कॉलेजेस हैं तो किसी भी सीक्वेंस में भर दिया, ऐसा नहीं करना है। जिस कॉलेज को आपको पहले चाहिए होगा वो आपको पहले भरना है, और जिसको बाद में चाहिए होगा या फिर जिसको नहीं चाहिए होगा वो लास्ट में कर कि हाँ चलो इस नंबर पे मुझे अगर ये भी मिल जाए तो चलो सही है, इसको भी भर देते हैं, तो वो लास्ट में, जो आपका लास्ट प्रेफरेंस होगा आप उसको लास्ट में रखिएगा, जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा उसको आप फर्स्ट में रखिएगा। शॉर्ट में कहें तो बेस्ट टू एवरेज कॉलेज को आप इस तरह से सीक्वेंस में भरिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आप बिल्कुल नोट करके रखिए, इस वजह से मैंने इसको स्टार मार्क किया है। अब नेक्स्ट जो बात आती है एलिजिबिलिटी की। राउंड 1 की बात कर लें तो राउंड 1 में सिंपल सी बात है, जो आप क्वालिफाई अगर आप हो गए, जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन में बताया है वो क्वालिफाइड है, तो आप सिंपली राउंड 1 में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। R1 में और कुछ नहीं है, बस आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। राउंड 2 से अगर आप देखेंगे तो राउंड 2 में देखिएगा कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है राउंड 1 में तो नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं राउंड 2 में, ओके। दूसरी बात है, अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है राउंड 1 में, तो जो आपने राउंड 1 में फ़ीस भरी थी और जो सिक्योरिटी अमाउंट पे किया था उसी अमाउंट में आपको राउंड 2 में भी सिर्फ चॉइस फिल करना होता है और कुछ नहीं करना होता है, अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं हुआ है तो। नेक्स्ट पॉइंट है वो है सीट अगर आपको अलॉट हुआ लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, तो ज्वाइन नहीं किया होगा आपको राउंड 2 में, आप एलिजिबल हैं लेकिन आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, सिक्योरिटी अमाउंट आपको नया देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है राउंड 1 में तो आप अपग्रेड कर सकते हैं राउंड 2 में, ठीक है। अगर आप अपग्रेडेशन डाल दिए हैं तो आपको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा।
तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि आप किस किस कंडीशन में राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 3 का देख लीजिए। राउंड 3 में कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन, आपने ना राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया ना राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको 1000 रुपीज़ देना होगा। उसके अलावा सीट अगर आपको अलॉट नहीं हुआ है, ना राउंड 1 में अलॉट हुआ ना राउंड 2 में अलॉट हुआ, तो स्टेट में राउंड 1 में और राउंड 2 में सीट अगर अलॉट नहीं हुआ है तो आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और एडिशनल चीज़ है कि अगर आपको ऑल इंडिया में राउंड 1 और राउंड 2 में सीट अलॉट नहीं हुआ है या किसी भी अदर स्टेट में अलॉट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ राउंड 3 में कर सकते हैं। अगर किसी अदर स्टेट में राउंड 2 में अगर आपको सीट अलॉट हो गया है या राउंड 1 में सीट अलॉट हो गया है, तो आप यहाँ पे राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसको याद रखिएगा। ऑल इंडिया में या फिर किसी अदर स्टेट में किसी भी राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो गया है, तो आप यहाँ राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। राउंड 3 में सीट का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर रिजर्व सीट खाली रह जाती है तो उसको दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सीट जो है वो बेसिकली ऑफिशियल काम है, ये आपका नहीं है। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सीट जो होता है वो राउंड 3 में ही होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट का, तो देख लीजिए कि किस किस कंडीशन में आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाता है। तो राउंड 1 में अगर आप देखेंगे तो सीट अलॉट हुआ, सीट अलॉट नहीं हुआ। अगर राउंड 1 में आपको सीट अलॉट नहीं हुआ तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर सीट अलॉट हुआ, आपने ज्वाइन किया, आपको ज्वाइन करना मैंडेटरी होगा, तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो रिफंड हो जाएगा। लेकिन और दूसरा जो कंडीशन है, अगर ज्वाइन किया और अपग्रेड भी कर दिया तो अब तब भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सीट अलॉट में ही कंडीशन होती है। सीट अलॉट हुआ है, ज्वाइन करना ज़रूरी है, राउंड 1 में ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, और ज्वाइन करने के बाद अपग्रेड भी करते हैं तब भी आपका रिफंड मिल जाता है। नेक्स्ट राउंड 2 की बात करेंगे तो राउंड 2 में भी 2 तरह की कंडीशन हो सकते हैं। सीट अलॉट हुआ, सीट अलॉट नहीं हुआ। सीट अलॉट नहीं हुआ तो राउंड 3 में पार्टिसिपेट किए विथ 1000 रुपीज़, और अगर सीट अलॉट हो गया और आपको ज्वाइन करना ज़रूरी है तो फिर आपका रिफंड मिल जाएगा, और अगर नहीं ज्वाइन किया तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा और राउंड 3 में भी पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा आपको करने के लिए। नेक्स्ट है राउंड 3 का। तो राउंड 3 में भी 2 कंडीशन हो सकती है, एक सीट अलॉट हुआ और सीट अलॉट नहीं हुआ। अगर सीट अलॉट नहीं हुआ और अगर सीट बच गया तो नेक्स्ट राउंड होगा, और अगर सीट अलॉट नहीं हुआ और अगर तो उसके बाद अगर सीट भी नहीं बचा तो फिर आपको मतलब कॉलेज नहीं मिलेगा। और अगर सीट अलॉट हुआ, आपने ज्वाइन कर लिया तो रिफ़ंड मिलेगा, और अगर नहीं ज्वाइन किया तो जो अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपग्रेडेशन का पॉइंट है। अपग्रेडेशन में सिंपल है, राउंड 1 में अगर आपको सीट अलॉट होता है तो आप ज्वाइन करें, अपग्रेड करें, राउंड 2 में आप अपग्रेड कर सकते हैं, बस इतना ही है। ठीक है, यूपी में बस इतना ही है कि आप सिर्फ राउंड 1 में अपग्रेड करके राउंड 2 में जा सकते हैं। राउंड 2 में कोई अपग्रेडेशन नहीं है। कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर सीट अलॉट हुआ है आफ्टर अपग्रेडेशन, आप राउंड 1 की जो सीट होगी आपकी वैकेंट हो जाएगी, आपको राउंड 2 का सीट मैंडेटरी ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ज्वाइन नहीं कीजिएगा तो मैंने आपको कंडीशन बता दी है। पॉइंट है, अगर सीट अलॉट नहीं हुआ तो राउंड 1 की सीट आपकी रह जाएगी वैसे की वैसे, आपको कोई भी नया एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसी कॉलेज को फिर से उसमें डाल दिया, मतलब अपग्रेडेशन में फिर से कॉलेज को डाल दिया है, तो आपको री एडमिशन लेना ज़रूरी है, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। समझ आई बात? आपको ये सोचिएगा कि इसी कॉलेज में मिला है तो फिर एडमिशन फिर दोबारा लेने की क्या ज़रूरत है, पहले से तो एडमिशन है ही है। ऐसा नहीं होगा, आपको री एडमिशन लेना होगा अगर आपने सेम कॉलेज आपको अलॉट हुआ है राउंड 2 में अपग्रेड करने के बाद भी। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस में देखिएगा, सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करेंगे। रिक्वायर्ड है उसके बारे में देख लीजिए। कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर, जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसकी एक कॉपी चाहिए। नीट यूजी का एडमिट कार्ड चाहिए, नीट यूजी का स्कोर कार्ड चाहिए, और 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने डोमिसाइल का क्राइटेरिया बता दिया है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट तभी लाना होगा जब आप 10+2 यहाँ से नहीं किए होंगे, तो यानी यूपी से नहीं किए होंगे। तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट चाहिए। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट में भी मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं कि कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना है। उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ आईडी कार्ड एक चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी आपका आईडी कार्ड है उसका फोटोकॉपी चाहिए। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एडमिशन के टाइम में जमा होते हैं। ठीक है, जो 10th और 12th की मार्कशीट है वो ओरिजिनल जमा होती है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओरिजिनल जमा होता है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल जमा होता है, ये सारे जो हैं ओरिजिनल जमा होते हैं। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि फ़ोटोज़ भी लेते जाइएगा। पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो होता है वो आप 3-4 रख लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग प्राइवेट, डेंटल और माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में देख लेते हैं। तो डेंटल गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट डेंटल। ओके, डेंटल कॉलेज में एडमिशन का जो कंप्लीशन होता है नोडल सेंटर बनाने के बाद होता है। आपको नोडल सेंटर चूज़ करना होगा, मैं बता दूंगी लिस्ट कौन कौन से हैं और किस कॉलेज के लिए कौन से नोडल सेंटर
होते हैं। ट्यूशन फीस आपको सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि प्राइवेट और डेंटल मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नोडल सेंटर बनाना ज़रूरी नहीं है एडमिशन के टाइम में, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो ऑनलाइन नोडल सेंटर आपने चूज़ किया था बस उसी की ज़रूरत है। यहाँ पर एडमिशन के लिए आपको नोडल सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉलेज में जाने की ज़रूरत है जहाँ पर आपको सीट अलॉट हुआ है। अब नोडल सेंटर को देख लेते हैं। बहुत सारे नोडल सेंटर हैं जैसे कि KGMU है। तो KGMU में अगर हम लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो करियर इंस्टीट्यूट है, एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज है, TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज लखनऊ है, एंटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ है, प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, ये 4 किंग जॉर्ज में आते हैं। उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। GSVM है, इसमें कौन कौन से कॉलेज आते हैं, कौन कौन से डेंटल कॉलेज आते हैं ये भी आप देख लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे SN मेडिकल कॉलेज है, LLRM मेडिकल कॉलेज है, MLN मेडिकल कॉलेज प्रयागराज है और BRD मेडिकल कॉलेज है और GIMS ग्रेटर नोएडा है। तो इसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं प्राइवेट डेंटल और प्राइवेट मेडिकल में ये आप देख लीजिएगा। उसके अलावा और जो कॉलेजेस हैं वो है बरेली इंटरनेशनल विश्वविद्यालय बरेली और दूसरा है तीर्थाकर महावीर मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद। तो ये सारे नोडल सेंटर आपको चूज़ करने होंगे। जो भी प्राइवेट कॉलेज में सीट अगर अलॉट हुआ है तो आप देख लीजिए आप किस नोडल सेंटर के अंदर आते हैं, वहाँ आपको जाना पड़ेगा अपना एडमिशन कंप्लीट करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है रेजिग्नेशन के बारे में। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा रेजिग्नेशन को। तो रिज़ाइन वही दे सकते हैं जिनका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका होगा, जो अपना एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे वही रिज़ाइन दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि उनको फिजिकली अपीयर होना होगा। जो नोडल सेंटर उन्होंने चूज़ किया था वहाँ आपको फिजिकली जा करके रेजिग्नेशन देना होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जो रेजिग्नेशन लेटर है वो अपलोड होगा NIC पोर्टल पे, वही वैलिड होगा। अब हम लोग रेजिग्नेशन थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राउंड 1 की सीट की बात कर लेंगे। राउंड 1 में जो आपको सीट मिला था, अगर आपको रिज़ाइन करना हुआ राउंड 2 के चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले रिज़ाइन करना होगा और आपने अगर रिज़ाइन किया राउंड 1 सीट का तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा और राउंड 2 में आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। राउंड 1 का तो हमने जान लिया। अब हम लोग राउंड 2 के बारे में बात करते हैं। अगर राउंड 2 हो जाता है और राउंड 1 के स्टूडेंट यानी राउंड 1 के कैंडिडेट और राउंड 2 के कैंडिडेट अपना सीट छोड़ना चाहते हैं, या राउंड 1 के हों या राउंड 2 के हों, वो अपना रिज़ाइन देना चाहते हैं आफ्टर राउंड 2, तो क्या रूल होगा? सबसे पहली बात तो कि ये अलाउड नहीं है, लेकिन अगर फिर भी वो अगर रिज़ाइन करना चाहें तो उन्हें क्या करना होगा? अगर गवर्नमेंट कॉलेज के कैंडिडेट रिज़ाइन करना चाहते हैं 2 डेज़ बिफोर राउंड 3 तो उनका सिक्योरिटी अमाउंट प्लस टोटल फ़ीस उन्होंने जो ट्यूशन फ़ीस जमा किया था वो फॉरफिट हो जाएगा। और अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो अगर प्राइवेट कॉलेज के कैंडिडेट रिज़ाइन करना चाहते हैं तो 2 दिन पहले तो फिर सिक्योरिटी अमाउंट और हाफ ऑफ ट्यूशन फ़ीस उनका फॉरफिट हो जाएगा और वो ले लिया जाएगा। जो ट्यूशन फ़ीस होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा उनका, ठीक है। राउंड 3 से पहले और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ राउंड 2। राउंड 2 होने के बाद अगर ऐसा करते हैं तो ये कंडीशंस हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपग्रेडेड कैंडिडेट की, जो राउंड 1 से अपग्रेड होकर के राउंड 2 में गए और उनको वहाँ कॉलेज मिल गया और फिर वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ राउंड 2 वहाँ पे एडमिशन भी ले लेते हैं और उसके बाद रिज़ाइन करना चाहते हैं या फिर ज्वाइन नहीं करते हैं। उस केस में प्राइवेट कॉलेज में उनको हाफ ट्यूशन फीस देना पड़ेगा और सिक्योरिटी अमाउंट उनका ख़त्म हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट ऐसा करना चाहें तो उनका सिक्योरिटी अमाउंट और टोटल ट्यूशन फीस फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राउंड 3 अलॉटेड कैंडिडेट के बारे में। तो अगर राउंड 3 में अलॉट हुआ है किसी को सीट, अगर वो रिज़ाइन करना चाहें या फिर तुरंत ही एडमिशन के बाद या फिर कुछ दिन के बाद, कोर्स पूरा नहीं किए कुछ दिन के बाद वो रिज़ाइन करना चाहते हैं, उनका क्या होगा? उनका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, टोटल ट्यूशन फीस देना पड़ेगा और साथ ही साथ पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी 1 लाख की, और ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की तरफ देखें तो सिक्योरिटी अमाउंट उनका फॉरफिट हो जाएगा, साथ ही साथ टोटल ट्यूशन फीस पूरे कोर्स का ट्यूशन फीस उनको देना पड़ेगा और गवर्नमेंट कॉलेज में भी पूरे कोर्स का ही फ़ीस देना पड़ेगा, 1 साल का नहीं, पूरे कोर्स का फ़ीस देना पड़ेगा। अब हम लोग लिस्ट ऑफ कॉलेजेस देख लेते हैं। तो लिस्ट ऑफ कॉलेज में देखिएगा पूरे 31 कॉलेजेस हैं, जिसमें KGMU है, SN मेडिकल कॉलेज है, GSVM है, MLN मेडिकल कॉलेज प्रयागराज है, LLRM मेरठ है, MLB झांसी है, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, उत्तर प्रदेश UMS इटावा SFI और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर, बांदा, RML हॉस्पिटल लखनऊ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं, GIMS ग्रेटर नोएडा, उसके अलावा ऑटोनमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अयोध्या, ASMC रामपुर बस्ती, ASMC बहराइच, उसके अलावा और भी हैं ASMC फिरोज़ाबाद, शाहजहांपुर, फतेहपुर, गाज़ीपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ईटा, हरदोई, जौनपुर। तो ये सारे
मेडिकल कॉलेजेस के लिस्ट हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। एक यहाँ पर BDS कॉलेज है, BDS कॉलेज तो और हैं लेकिन वो जैसे कि BHU में भी है, AMU में भी है, तो वो सारे सेंट्रल हैं, उनका गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ एक है जिसका गवर्नमेंट कोटा से सीट मिलता है, वो है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री KGMU लखनऊ। अब हम लोग प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट देख लेते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में भी 31 कॉलेजेस ही हैं, इनमें आप P लिस्ट है सारी देख लीजिएगा। ये देखिए ये सारी लिस्ट है प्राइवेट कॉलेजेस की। उसके अलावा प्राइवेट डेंटल कॉलेज के बारे में देख लीजिए, तो यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं, तो ये इसकी लिस्ट है। अब लोग बॉन्ड्स के बारे में देख लेते हैं। तो बॉन्ड्स में देखिएगा सर्विस बॉन्ड है यहाँ 2 ईयर्स का, आपको रूरल सर्विस करना होता है 2 ईयर्स का, जूनियर नॉन PG रेसिडेंट के तौर पर। दूसरा है अमाउंट, अगर आप ये सर्विस नहीं करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, या सर्विस कीजिए 10 लाख रुपए दे दीजिए, ये आपके पास चॉइस होती है। ये मैंने आपको काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर बताया, आई होप ये आप समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।